मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आप सभी सुखी सानंद होंगे और हम ऐसा विश्वास करते हैं आप निश्चित तौर पर अपने जीवन का निर्माण करने के लिए पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो हमारे जीवन को बदल सकती है। इसलिए मेरे बच्चों, बहुत ध्यान से पढ़ो। और आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ फ्लेमिंगो, जो क्लास 12th की पुस्तक है, उसका सेकंड चैप्टर लास्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, चुराए गए बचपन की कहानियाँ। इस पाठ में दो स्थानों की चर्चा की गई है, एक दिल्ली का सीमापुरी और दूसरा फिरोजाबाद। दिल्ली के सीमापुरी में जो बाहर से आए हुए बांग्लादेश से जो 1971 में लोग आए थे, वे आकर के बस गए और बसने के बाद वहाँ के जो उनके बालक थे, वे अपनी आजीविका को चलाने के लिए उन्होंने रैग पिकर्स का काम करना शुरू किया, कूड़ा करकट बीनने का काम शुरू किया। उसमें एक बालक है साहिब आलम। दूसरी जो घटना उन्होंने इसमें दर्शाई है वो दिखाई है कि फिरोजाबाद में चूड़ियाँ बनाई जाती हैं और चूड़ियाँ बनाने में किस किस प्रकार के बच्चे भी वहाँ काम करते हैं और उनका बचपन उससे छीना जाता है। यह सब उनकी गरीबी के कारण होता है। वहाँ उन्होंने मुकेश नामक बालक की चर्चा की है और उसकी परिस्थितियों को दर्शाया है। इसे लिखा है अनीस जंग ने। मेरे बच्चों, आप इसके क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। मेरे बच्चों, तमाम प्रकार की पुस्तकें चल रही हैं, अलग अलग प्रकाशन की पुस्तकें हैं, इसलिए हमें हर हालत में क्वेश्चन का आंसर बनाने की कला आनी चाहिए। अगर हम क्वेश्चन आंसर बनाना सीख जाते हैं तो फिर हम किसी भी पुस्तक का कैसा भी कोई प्रश्न आएगा, इंटर का मामला है, इसलिए हम उसका आंसर दे सकेंगे। ऐसा प्रयास करने की कोशिश करें। अतः इस वीडियो को आप अंत तक देखें और मेरे बच्चों, मैं तभी चल पाऊँगा जब आप मेरा साथ देंगे, आप जब इसे सब्सक्राइब करेंगे, जब आप इसे अपने साथियों में शेयर करेंगे और जब आप इसे लाइक भी करेंगे, लाइक और अपने कमेंट्स भी देते रहेंगे, तभी मैं आगे बढ़ पाऊँगा। इसलिए इसमें चलो शुरू करते हैं आपका लास्ट स्प्रिंग के क्वेश्चन आंसर। इसका प्रश्न देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे के प्रश्नों के उत्तर दीजिए इन नॉट मोर देन 30 वर्ड्स ईच, जो प्रत्येक 30 शब्दों से अधिक न हो। तो मेरे बच्चे, ये बाध्यता तो दी गई है 30 शब्दों से अधिक न हो, तो मेरे बच्चे कभी कभी 30 शब्दों से अधिक भी हो सकते हैं और 30 शब्दों से कम भी हो सकते हैं। आप याद रखें, एग्जामिनर वहाँ पैमाना लेकर नहीं बैठता, वहाँ वो गिनती नहीं करता है, इसलिए जब तक उसका आंसर सटीक आ जाए इस बात की चिंता करनी चाहिए। अब शुरू करते हैं इसका पहला क्वेश्चन। वाई डिड अनीस जंग आस्क साहेब। साहेब से अनीस जंग ने क्यों पूछा अबाउट द स्कूल, स्कूल के विषय में। व्हाट वाज इट्स इम्पैक्ट ऑन साहेब, साहेब पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। इसमें हिंदी वगैरह तो खुद दी हुई, आप पढ़ सकते हैं, फिर भी मैं दोहरा रहा हूँ। मेरे बच्चे, अनीस जंग एक लेखिका हैं और वो प्रतिदिन अपने घर के पड़ोस में जब वो निकलती थीं तो उनको बहुत सारे बच्चे कूड़ा करकट बीनते हुए मिलते थे। ऐसी स्थिति में उन्हें एक दिन साहेब नाम का बालक मिला। उससे उन्होंने पूछा कि आखिर तुम जो है क्यों नहीं पढ़ते हो, पढ़ा लिखा करो, इससे तो अच्छा है कूड़ा करकट बीनने के बजाय। ये सब हम बता ही चुके हैं, ये सब बांग्लादेश से आए हुए जो लोग हैं उनके बच्चे हैं जो सीमापुरी दिल्ली में रहते हैं। इसी को उनकी इन सब बातों का प्रभाव उस बच्चे पर ऐसा पड़ा कि वह स्कूल जाने के लिए उत्सुक हो गया। अब इसी को आंसर में देख लेते हैं। मेरे बच्चे, इसका आंसर बनाने के लिए याद रखिए, जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होती है आंसर की शुरुआत प्रायः वहाँ से करनी चाहिए जो सरलता से बनता है। जैसे अनीस जंग डिड, यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, इससे इसी के पास से शुरुआत करेंगे। अनीस जंग आस्क्ड, क्यों डिड लगा हुआ था, पास्ट इंडेफिनिट में है, आंसर भी उसी टेंस में देना ज़्यादा उचित रहता है, इसलिए यहाँ पर आंसर हम दे रहे हैं अनीस जंग आस्क्ड साहेब अबाउट द स्कूल। यह ज्यों का त्यों हमने उतार लिया क्वेश्चन से, आगे जोड़ दिया बिकॉज
शी इनकाउंटर्ड हिम एवरी मॉर्निंग, क्योंकि वह प्रतिदिन उसे अकस्मात मिला करती थी। स्क्राउंजिंग, ढूंढते हुए, तलाश करते, फॉर गोल्ड, इन द गार्बेज डंप्स, गार्बेज कूड़े करकट के ढेरों से, ऑफ हर नेबरहुड, अपने नेबरहुड, अपने पड़ोस के गार्बेज के ढेरों में से, सोना, धन संपत्ति, यहाँ गोल्ड का अर्थ ये, को तलाशते हुए प्रत्येक सुबह को वे जो श्रीमती अनीस जंग थी वे उनको इनकाउंटर्ड, अकस्मात देखा करती थीं या अकस्मात मिल जाती थी। इसका प्रभाव ये पड़ा, आगे देखिए उसका दूसरे क्वेश्चन का आंसर, इट्स इम्पैक्ट ऑन साहेब, ये तो क्वेश्चन से ही मिला, इसका साहेब पर यह प्रभाव पड़ा दैट कि ही हैड बिकम एनेक्सियस फॉर द स्कूल, कि वह स्कूल के लिए बेहद उत्सुक हो गया और सोचने लगा अब मुझे भी स्कूल जाने को मिलेगा। ऐसी सब बातें उसके मन में आई क्योंकि उसके आस पड़ोस तो स्कूल था ही नहीं। बस इस प्रकार से इसका आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरे बच्चे दूसरा क्वेश्चन देखिए, व्हाई डिड साहेब एंड अदर रैग पिकर्स नॉट वियर चप्पल्स, साहेब और दूसरे जो रैग पिकर्स थे, कूड़ा बीनने वाले लोग थे, वे चप्पलें क्यों नहीं पहनते थे। तो मेरे बच्चे जब वाई याद आता है तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर बिकॉज, सो दैट या टू लगा करके बनाया जाता है। और क्या करते हैं, जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होती है वहीं पर से आंसर की शुरुआत कर लेते हैं। तो इसकी आंसर शुरुआत करते हैं, साहेब एंड अदर रैग पिकर्स डिड नॉट वियर चप्पल्स। अब लगा दिया बिकॉज, क्यों नहीं पहनते थे, क्योंकि यह उनकी चप्पल न पहनने की परंपरा थी। अब इसी को हम इंग्लिश में थोड़ा जोड़ दें, बिकॉज इट वाज देयर ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, नंगे रहने की उनकी परंपरा थी। अब इसका तो आंसर हो गया। अब दूसरा उसमें पूछा गया क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया मेरे बच्चों, व्हाट एक्सक्यूज डिड दे गिव फॉर इट, वे इसके लिए क्या क्या बहाने करते थे, वे उन्होंने क्या इसे कारण बताते थे। तो बेटा वो कारण बताते थे कि अरे भाई मेरे पास चप्पलें तो हैं लेकिन मेरी माँ उन्हें टाँड़ पर रख देती हैं, उतार करके नहीं देती हैं। और दूसरा बच्चा ये कह देता था कि अरे अगर मुझे वो दे भी दें तो भी मैं तो उन्हें फेंक दूंगा। अब इसी को आंसर में देखिए पूरा का पूरा, साहेब एंड अदर रैग पिकर्स डिड नॉट वियर चप्पल्स बिकॉज, ये क्वेश्चन से ही मिला। आगे जरा सा जोड़ना है, इट वाज देयर ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, इतना और जोड़ देना तो इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन उसका आंसर, दे गेव एक्सक्यूजेज फॉर इट, ये तो क्वेश्चन से ही प्राप्त हुआ। आगे जोड़ना, दैट वन बॉय सेड, एक बच्चा कहता था, दैट हिज मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, कि उसकी मम्मी जो हैं, उसकी माँ जो हैं, ताक से, टाँड़ पर से या छज्जे पर से उसकी जो चप्पलें हैं वो उतार कर नहीं देती हैं। तब दूसरा बॉय भी था, वो कहता था कि अगर वो दे भी दे मेरी माँ जूते, मैं तो उन्हें फेंक दूंगा। इस प्रकार से इसका आंसर हो गया। अब मेरे बच्चों तीसरा क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी रैग पिकर्स यूज टू लिव इन सीमापुरी, दिल्ली, दिल्ली के सीमापुरी में हाउ मेनी रैग पिकर्स, कितने सारे कूड़ा बीनने वाले लोग रहते थे। तो मेरे बच्चे वहाँ केवल 10,000 लोग रहते थे। तो हाउ मेनी की जगह पर केवल हमें 10,000 लिख देना, 10,000 लिख देना, बाकी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, हाउ डिड दे सेटल देयर, वहाँ वे कैसे स्थापित हो गए, कैसे सेटल हो गए। तो मेरे बच्चे वे आए और उन्होंने अतिक्रमण करके वहाँ, क्योंकि जगह तो पड़ी हुई थी, उजाड़ था सब, तो वहाँ अतिक्रमण करके उन्होंने उसके थोड़े स्ट्रक्चर बना लिए, ढांचा बना लिया, कहीं मिट्टी से और कहीं उस पर तिरपाल डाल लिया, और इस प्रकार से उन्होंने अपना एक घर बना लिया। और वे बिना अपने किसी आइडेंटिटी के, किसी परिचय के वे रहने लगे। लेकिन हाँ, राजनेताओं ने मिलकर के उन्हें राशन कार्ड आदि बनवा दिया ताकि वे उनको वोट मिल सकें और उन्हें अनाज आदि मिलने लगा। अब इसी को आंसर में देख लेते हैं। 10,000 मैंने जोड़ दिया पहले वाले, जहाँ हाउ मेनी है, तो आंसर बन गया 10,000।
रैग पिकर्स यूज टू लिव इन सीमापुरी दिल्ली। ये तो ज्यों का त्यों आंसर हो गया। दे सेटल्ड देयर एज स्क्वेटर्स। स्क्वेटर्स मीन्स होता है अतिक्रमणकारी। वे अतिक्रमणकारियों की तरह रहने लगे। बाई मेकिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, मिट्टी का एक अपना घरौंदा बना करके। विद रूफ्स ऑफ टिन, टिन की छतें, एंड टारपोलिन, और तिरपाल की छतें बनाकर रहने लगे। दे हैव नो आइडेंटिटी, उनके पास किसी प्रकार की कोई परिचय पत्र नहीं था। बट राशन कार्ड्स टू बाई ग्रेन, लेकिन अनाज खरीदने के लिए, अनाज प्राप्त करने के लिए उनके पास राशन कार्ड जौज से बन गए थे। क्वेश्चन 4 देखिए, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ गार्बेज। गार्बेज का मतलब क्या था, कूड़े करकट का मतलब क्या था फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए। तो मेरे बच्चे, कूड़े करकट का मतलब उनके लिए था। अब इसमें क्या, वो चाहे वो एक तो महसूस कर सोना जैसा धन संपत्ति लगती थी उन्हें, और वे ऐसा महसूस करते थे कि उन्हें कोई अद्भुत चीज़ लिपटी हुई मिल गई है, आश्चर्य से लिपटी हुई कोई चीज़ मिल गई है। और दूसरी बात ये थी, व्हाट डिड दे फाइंड इन इट। वे, दूसरा क्वेश्चन है, वे इससे क्या प्राप्त करते थे, उन्हें इसमें क्या मिल जाता था। तो मेरे बच्चे, उन्हें मिल क्या जाता था, उन्हें वे कहते थे कभी 1 रुपया मिलता है, कभी 10 रुपये मिल जाते हैं, तो उन्हें इससे आजीविका चलती थी, उससे ब्रेड मिल जाती थी। इसी को आंसर में देखिए, द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन वाज गोल्ड। केवल वाज गोल्ड लगाना पड़ा, गोल्ड लगाना पड़ा। आर ए थिंग, या ऐसी चीज़, रैप्ड इन वंडर, जो आश्चर्य से लिपटी हुई हो। इट वाज ए फाइन आर्ट फॉर देम, यह उनके लिए एक शिल्प कला जैसी थी। दे फाउंड इन इट हिज डेली ब्रेड फॉर सर्वाइवल, वे जिंदा रहने के लिए उन्हें प्रतिदिन की रोटियां उससे प्राप्त हो जाया करती थी। अर्थात उससे जो कुछ बेच करके थोड़ा बहुत पैसा मिलता था, कभी कभी उसमें भोजन आदि मिलता था, उसको वो इस प्रकार की चीज़ें पा लेते थे, खा लेते थे। इस प्रकार से इसका आंसर हो गया। अब 5वां प्रश्न देखिए, वाई डिड साहेब ज्वाइन द जॉब एट मिल्क बूथ। साहेब ने दूध की दुकान पर नौकरी क्यों कर ली, जॉब क्यों कर ली। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट वाज ही पेड फॉर हिज सर्विस, उसे उसकी सेवा के लिए क्या वेतन दिया जाता था, क्या मिलता था। तो मेरे बच्चे, उसने जो आखिर में वो कूड़ा बीना करता था, इसी प्रकार से प्रेरित होकर उसने अपनी आजीविका चलाने के लिए उसने वहाँ मिल्क बूथ पर नौकरी कर ली, और इसके लिए उसे 800 रुपये और सारा का सारा पूरे दिन का भोजन प्राप्त होता था। बस इसी को आंसर में लिख देते हैं, बहुत सरल रूप से है, साहेब ज्वाइंड द जॉब एट मिल्क बूथ फॉर हिज लाइवलीहुड। केवल इतना जोड़ना है, फॉर हिज लाइवलीहुड, आंसर हो गया। ही वॉज पेड, उसे मिलता था 800 रुपीज़, 800 रुपये जरा सा है, एंड ऑल हिज मील्स, और सारा का सारा पूरे दिन का भोजन, फॉर हिज सर्विस, उसकी सेवा के लिए। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाता है, बड़ा सरल है। क्वेश्चन नंबर 6, हु वाज मुकेश। अब अगली कहानी चलती है फिरोजाबाद की। हु वाज मुकेश, मुकेश कौन था। वेयर डिड ही बिलोंग, वह कहाँ से संबंध रखता था। एंड व्हाट वाज हिज एम्बिशन, और उसकी महत्वाकांक्षा क्या थी, उसकी इच्छा क्या थी, लक्ष्य क्या था। तो मेरे बच्चे, मुकेश फिरोजाबाद का रहने वाला था और एक चूड़ी निर्माण करने वाला था, और उसका लक्ष्य था एक मोटर मैकेनिक बनना। वो चाहता था कि मोटर चलाएं। इसी को आंसर में देख लेते हैं, बड़ा सरल है आंसर। मुकेश वाज ए बॉय द बैंगल मेकर, बैंगल मेकर था, चूड़ी बनाने वाला था एक लड़का। ही बिलोंग्ड टू फिरोजाबाद, उसी क्वेश्चन से ही प्राप्त हो रहा है, केवल आपको टू फिरोजाबाद लगाना है। हिज एम्बिशन वाज, ये भी क्वेश्चन से मिला, आगे जोड़ देना, टू बी ए मोटर मैकेनिक, उसे एक मोटर मैकेनिक बनने की उसकी महत्वाकांक्षा थी। बस इस प्रकार से इसका आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, वाई डिड मुकेश वॉलंटियर टू टेक द नरेटर होम। मुकेश वॉलंटियर अपने आप कहकर टू टेक द नरेटर होम, नरेटर को, कहानीकार को अपने घर ले जाने क्यों ले गया।
अपने आप कहकर। वॉलंटियर, वैसे वॉलंटियर माने स्वयं सेवक होता है, लेकिन मेरे बच्चे अगर वर्ब के रूप में देखा जाए तो उसे अपने आप से कहना। हु वर देयर इन द होम, घर में उस समय कौन कौन थे। तो मेरे बच्चे बड़ा सरल प्रश्न है, ये बहुत कठिन नहीं है। इसकी शुरुआत इस प्रकार से कीजिए, जहाँ पर डिड लगा हो उसके पास से ही आंसर की शुरुआत कीजिए। और मैंने कई बार बताया है कि जो टेंस होता है उसी टेंस में आंसर दिया जाना चाहिए। तो इसका आंसर इस प्रकार से बनेगा, मुकेश वॉलंटियर्ड टू टेक द नरेटर होम बिकॉज, क्योंकि वाई लगा होता है तो बिकॉज लगा देते हैं। आगे जोड़ दीजिए, क्योंकि वह अपने घर की परिस्थिति को से उन्हें परिचित कराना चाहता था। तो बिकॉज के बाद जोड़ दीजिए, ही वांटेड टू शो हर रियल सिचुएशन ऑफ हिज हाउस। इस प्रकार से इसका आंसर हो गया। अब अगला जो इसी में क्वेश्चन दिया है, हु वर देयर इन द होम, घर में कौन कौन लोग थे। बच्चे, वहाँ एक कमज़ोर सी जवान महिला थी जो उसके भाई की पत्नी थी। उसका पति भी था, अर्थात मुकेश का भाई, और उनके पिताजी थे और एक दादी माँ। तो इसी को हमें इंग्लिश में लिख देना है, देयर वर ए फ्रेल यंग वुमेन, हर हस्बैंड, मुकेश एंड दियर फादर एंड ग्रैंडमदर इन द होम। बस इसी को एक बार फिर से देख लीजिए। मुकेश volunteered to take the narrator home because he wanted to show her real situation of his house. There were a frail young woman, her husband Mukesh and their father and grandmother in the home. बस हो गया आंसर। 8वां क्वेश्चन देखिए, इट इज़ हिज कर्म, हिज डेस्टिनी, हु सेड दिस एंड वाई। यह उसका कर्म है, यह उसका भाग्य है, यह किसने और क्यों कहा। तो मेरे बच्चे, यह बात मुकेश की दादी ने कही थी, क्योंकि वो यह भी बताती थी कि यही काम करते हुए जब उसके पति जो थे वे एक बार पॉलिश कर रहे थे चूड़ियों पर, उसी समय उसकी धूल के कारण उनकी आंखें चली गई थी। आज से नहीं, जब से मैंने देखा है, हमारी पूरी वंश परंपरा है, बैंगल मेकर हैं हम लोग, और बैंगल मेकरों के किस्मत में यही होता है, चूड़ियाँ बनाना, उनको भट्टियों के पास रहना, यही सब करते हुए पूरा जीवन गुजर जाता है। क्या भगवान भला हमारे वंश परंपरा को बदल देंगे, ऐसा वो कहती है। इसी को अब आप आंसर में देखिए, इट इज़ हिज कर्म, हिज डेस्टिनी, मुकेश ग्रैंड मदर सेड, मुकेश की दादी माँ ने ऐसा कहा। सो बिकॉज, इसलिए कहा क्योंकि सी थॉट दैट नो वन कैन ब्रेक ए गॉड गिवन लिनेज, कोई भी ईश्वर की दी हुई बनाई गई वंश परंपरा को समाप्त नहीं कर सकता, अर्थात उसकी किस्मत में यही है, ऐसा उसने कहा था। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, व्हाट डज द बैंगल सिंबलाइज, चूड़ियाँ किस चीज़ का प्रतीक हैं। व्हाट इज़ द रोल ऑफ बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के चूड़ियाँ निर्माणकर्ताओं की भूमिका क्या है। तो मेरे बच्चे, अगर आप देखें तो ये चूड़ियाँ जो हैं ये तो भारतीय महिला के सुहाग की निशानी हैं, सुहाग का प्रतीक है, और ये शादी ब्याह बारात या अन्य अवसरों पर जब महिलाएं अपनी सज्जा करती हैं उसमें ये बेहद शुभ माना जाता है। दूसरी बात, दूसरे क्वेश्चन का रोल जो है बैंगल मेकर का, जो फिरोजाबाद के हैं उनका बेटा बहुत बड़ा है, क्योंकि वे समस्त भारतीय महिलाओं के लिए चूड़ियों का निर्माण करते हैं बड़े पैमाने पर, और वे विदेशों को भी इन्हें भेजते हैं। इसे अब इस प्रकार से लिख लेते हैं, द बैंगल सिंबलाइज एन इंडियन वुमेन्स सुहाग, जो चूड़ियाँ हैं वे भारतीय महिला के सुहाग का प्रतीक हैं। ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, जो शादी ब्याह बारात में शुभ होती हैं। द रोल ऑफ बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के बैंगल निर्माणकर्ताओं का जो रोल है, भूमिका है, वो बहुत ही महान है। दैट दे प्रोड्यूस द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ बैंगल्स, कि बड़े पैमाने पर
चूड़ियों का उत्पादन करते हैं फॉर ऑल द वीमेन ऑफ द कंट्री, देश की समस्त महिलाओं के लिए, एंड एक्सपोर्ट, और उसको निर्यात करते हैं, देम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में। तो मेरे बच्चे पूरे संसार में भी भेजते हैं, तो इसलिए उनका तो बहुत बड़ा रोल है फिरोजाबाद के इन चूड़ी निर्माणकर्ताओं का। इस प्रकार से आपका आंसर पूरा होता है। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, वाई कुड द बैंगल मेकर नॉट ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इनटू ए कोऑपरेटिव? वाई कुड द बैंगल मेकर, बैंगल निर्माणकर्ता, नॉट ऑर्गेनाइज, अपने को संगठित क्यों नहीं कर सकते, देमसेल्व्स, अपने आप को, इनटू ए कोऑपरेटिव्स, एक सहकारी समिति में। व्हाट डू दे फेस, वे क्या सामना करते हैं, इफ़ दे डू सो, यदि वे ऐसा करते हैं तो किन किन बातों का सामना करते हैं। तो मेरे बच्चे इस अंतिम क्वेश्चन का सीधा आंसर देखते हैं। द बैंगल मेकर्स कुड नॉट ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इनटू कोऑपरेटिव, ये तो क्वेश्चन से ही प्राप्त हो गया, बिकॉज दे हैव फॉलन इनटू ए विशेष सर्कल ऑफ माइल्डमैन हु ट्रैप्ड देयर फादर्स एंड फोरफादर्स। इसका मतलब ये हुआ क्योंकि दे हैव फॉलन इनटू ए विशेष सर्कल ऑफ मिडिलमैन, वे बिचौलियों के कुचक्र में ऐसे फंसे हुए हैं जिन्होंने उनके पिताओं को और उनके जो फोर फादर्स थे, पूर्वजों को ही फंसा रखा था। इसलिए बेचारे हिम्मत नहीं कर पाते हैं कि कोऑपरेटिव संस्था बनाई जाए। दूसरी बात, उनके कोई नेता भी नहीं है। अगर आप जोड़ना चाहो तो जोड़ सकते हो। अगले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। इफ़ दे डू सो, यदि वे ऐसा करते हैं, दे फेस मेनी प्रॉब्लम्स, वे अनेक समस्याओं का सामना करते हैं। दे विल बी हाउड अप बाय द पुलिस, वे पुलिस के द्वारा उनकी खिंचाई होगी, उनकी बेइज्जती होगी, बीटन, पीटे जाएंगे, एंड ड्रैग्ड, और खींचकर पुलिस उन्हें ले जाएगी, टू जेल, जेल को, फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, उन्हें किसी अवैधानिक कार्य में फंसा करके उन्हें जेल में खींचकर ले जाएगी। इस डर के कारण वे ये अपने कोऑपरेटिव बनाने की कोशिश भी नहीं करते हैं। मेरे बच्चों, चाहो तो इसमें साहूकार हैं, मिडिलमैन हैं और ब्यूरोक्रेट्स हैं, सबको जोड़ा जा सकता है, लेकिन इससे आंसर बहुत बड़ा हो जाएगा जबकि 30 वर्ड्स में लिखने की बात आती है। अब बताइए, इस क्वेश्चन को 30 वर्ड में कौन लिख सकता है? इसे 30 वर्ड में लाया ही नहीं जा सकता, इसलिए ये थोड़ा बड़ा ही हो जाएगा। फिर भी मैंने कोशिश की है। मेरे बच्चों, किसी आंसर को छोटा या बड़ा कर सकते हैं, आप चाहें तो उसमें घटा बढ़ा सकते हैं, बस आपको उसको बनाने की कला आनी चाहिए। इसी प्रकार मेरे बच्चों, और आगे मैं वीडियो देता रहूँगा और इसी प्रकार से आप मेरा सहयोग करते रहें। बस सहयोग के आकांक्षी के साथ मैं आपको चाहूँगा कि आप इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमें, और दूसरों को बताएं कि मैं क्या कर रहा हूँ। धन्यवाद।